कैसी कैसी लगी मास्टर साहब? बहुत सुंदर। आप ही सोचिए, इतनी छोटी एक लड़की रात भर जाग जाग के काम करके परिवार चलाती है, पिता का इलाज भी करवा रही है। बिल्कुल ऐसी ही एक लड़की चाहिए इस परिवार को संभालने के लिए, है ना? हाँ, लेकिन एमएलए साहब जैसे इनके पीछे पड़े हैं। पता है, रूपा बिटिया के पिता ने मुझसे कहा है रूपा को अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसके साथ अगर शादी हुई। शादी? मुझे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, मैं कह रहा था कि पैसों की कमी की वजह से तुम्हारा परिवार नहीं चल पा रहा, वैसे ही पत्नी के बिना मेरा परिवार भी अधूरा है। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, हर रोज कहते हैं माँ ला के दो, एक नई माँ ला के दो पापा। तो अगर तुम उन लोगों की इच्छा पूरी कर दो तो फिर मैं भी तुम लोगों को 10 महीने का बकाया भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, और ऊपर से आप 10 दिन बाद आकर अपने पैसे ले जाएगा। और अगर नहीं मिले तो? नहीं मिले तो आप जैसे एक बुढ़े इंसान से मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। जाइए यहाँ से। सुनो, 10 दिन बाद जब आऊंगा तब मैं इस घर में अकेले नहीं आऊंगा, साथ में मेरे लोग भी रहेंगे, मतलब बाराती। जाइए। कहाँ ना जाइए? 10,000? हाँ, ये पैसे मैं उधार के तौर पर लूंगी। आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा। पहले कहिए ये पैसे आप वापस लेंगे, नहीं तो मैं नहीं लूंगी। लीजिए। लेकिन इस पैसे के बारे में मेरे भाई और मेरे पति को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ले रख। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सच में आप जो कुछ मेरे लिए कर रही हैं। रुकिए, पहले शादी तो करवा दूं। वो हरामजादा मास्टर और वो बूढ़ा नौकर जिस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। एक बात कहूँ माँ, तुम पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हो। अभी लड़कों को पटाने का मार्केट में नया फॉर्मूला आया है। नया फॉर्मूला? हाँ, प्लान करके अगर टुकू के साथ तरुण की एक ये कर सकता ना, तब दोनों सीधे मंडप पे। लेकिन तरुण तो मुझे घास भी नहीं डालता, देखते ही मुंह फेर लेता है। हाँ, तो तुमसे मुंह नहीं मोड़े, इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे तुम दक्षिण पाड़ा के बगीचे में आ जाना। मैं ठीक तरुण को पटा के ले आऊंगा। बिट्टू भैया, हाँ? तुम कैमरा क्यों लेकर आए हो? सीता की फोटो लेने के लिए। ये बहुत अच्छा किया तुमने। एक फोटो मुझे भी देना। ठीक है, दे दूंगा। ये बात किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। हे भगवान, जो कहा था बिल्कुल वही करना। अरे उठो उठो। यहाँ क्या करने आई हो? एक दोस्त के घर। क्या हुआ? मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तुम एक रिक्शा बुला लाओ ना। ठीक है तरुण, हाँ? तू थोड़ी देर यहाँ रुक जा, मैं अभी जाकर एक रिक्शा बुला के लाता हूँ। हाँ, ठीक है? अब बहुत दर्द हो रहा है? बहुत बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मोच चाहिए। रुको, मैं देखता हूँ। अच्छा, अब उठने की कोशिश करो। उठो। मुझे जरा उठाओ, देखो चल पाती हूँ या नहीं। हाँ। अरे क्या हुआ? मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही। लगता है तुम्हारा पाँव टूट ही गया है। हाँ। धत। अरे रूठा है क्यों हो रे सनम, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता। रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं
से सुन ले ओ जाने जाना, रूठा है क्यों रे सनम, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम। जाओगे तुम कहाँ बच के, पास आओ ना मेरी जान, लगा के गले से मुझको प्यार करो ना जरा, जाओगे तुम कहाँ बच के, पास आओ ना मेरी जान, लगा के गले से मुझको प्यार करो ना जरा, हो के मेरे तुम रहना यूं ही ओ साजना, रूठा है क्यों रे सनम, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम, क्या है मेरी खता, मनाऊं कैसे तुझको सनम, कुछ तो जरा बता, रूठा है क्यों रे सनम। हो गया। धत, तुम्हारी चाल बिल्कुल काम नहीं आई, मुझसे और गुस्सा हो गया। अरे गुस्सा ही तो प्यार में बदलता है। बिना बादल के क्या बरसात होती है? पहले धीरे धीरे आसमान में बादल छाएंगे, फिर वो बादल धीरे धीरे करके पूरे आसमान को ढक देंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे बिजलियां चमकेंगी, फिर बारिश। उस दिन तो गदाधर जी से उस तरह से बात नहीं करती तो ही अच्छा होता। जब मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस घर की खुशी के लिए उस गदाधर बाबू से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने तुझे ऐसा करने के लिए थोड़ी कहा, मैं कह रहा था। मुझे थोड़ी ना पता था पापा कि अचानक बारिश की वजह से हमारा नाटक कैंसिल हो जाएगा। पापा मैंने तो सोचा था 4 दिन बाद जब गदाधर जी पैसे लेने आएंगे तब तो क्या करेगी? और क्या करूँगा, जितना भी तूफान आए मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में सारे टीचर्स की तनख्वाह रुकी हुई है, अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो पैसे वापस चले जाएंगे। तनख्वाह ना मिलने से उनका परिवार कैसे चलेगा? आप एक काम कर सकते हैं मास्टर जी, आप एक काम करिए, पापा से कुछ पैसे लेकर तनख्वाह दे दीजिए, उसके बाद बारिश कम होने के बाद 10-20 हजार की बात होती तो वही करता, लेकिन इतने सारे पैसे, और फिर मेरे ना जाने से अगर पैसे वापस चले गए। मुश्किल की बात यह है, बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब है। रुपए लेने के लिए तो दुकान में जाना पड़ेगा या फिर बैंक जाना होगा। अब ऐसे में तो पापा से मैंने कितनी बार कहा है कि दुकान में एक भरोसेमंद आदमी रखें, हफ्ते हफ्ते दुकान में जाके उनसे हिसाब ले लें। अरे आज के जमाने में तो भरोसे की ही कमी है, और तुम्हारे पापा का कारोबार मतलब नगद का कारोबार। ये बात तो है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए मास्टर साहब, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ छोटे साहब। मास्टर साहब के साथ मुझे एक प्राइवेट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि आप तो शहर जा रहे हैं। हाँ। रास्ते में जगत बल्लभपुर पड़ेगा। हाँ। तो लौटते वक्त
लौटते वक्त रूपा बिटिया से जरा मिल के आइएगा ना। बात तो अपने पति की है, लेकिन मैं जाकर क्या कहूँगा? ओह, रूपा बिटिया तो यहाँ वहाँ यात्रा करती है। पूछने पर आप कहिएगा कि मैं शामपुर गांव के हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ। हमारे गांव में कुछ दिन पहले राम का बनवास नाटक हुआ था। आपकी बेटी का अभिनय देख के मैं तो मोहित हो गया। सोचा था वही आपकी बेटी को शुभकामनाएं, लेकिन इतनी भीड़ थी ना। उस दल के मैनेजर रघु, नहीं, रघु तो नहीं, राजू गोपाल, तो उनसे मुझे पता चला कि आपका घर यहाँ है। शहर आया था एक काम के सिलसिले में, सोचा लौटते समय शुभकामनाएं देते ही चलो। अरे रहने दो। आप मास्टर हैं, लोगों में शिक्षा बांटते हैं। आप जैसे लोगों के आशीर्वाद का मूल्य बहुत ज्यादा है। इसे आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये हमेशा खुश रहे। जब से आए हैं आप खड़े ही हैं, बैठिए ना। नहीं, आज नहीं बैठूंगा। मौसम का तो आप हाल देख ही रही हैं। कुछ दिनों से जो चल रहा है, हर महीने मुझे इधर आना पड़ता है। मुलाकात तो होती रहेगी। हमारे घर में आप पहली बार आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी कर जाइए। हम लोग भी आ गए हैं, हमारे लिए भी चाय बनाइए। हम बस चाय पीकर पैसे लेके ही चले जाएंगे। आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं कुछ दिनों से कितनी बारिश हो रही है, इसलिए हमारे नाटक कैंसिल हो रहे हैं। अब तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुमने तो कहा था। हाँ मानती हूँ, मैंने कहा था, लेकिन ऐसे बिन मौसम बारिश होगी। जैसे तुमने सोचा नहीं कि ऐसे बिन मौसम बारिश होगी, मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरी पत्नी आशा 4 मासूम बच्चों का बोझ मेरे कांधे पे छोड़कर अचानक चली जाएगी। पता नहीं हम दोनों के बीच में कैसा एक मेल हो गया है। अब अगर मिलन हो जाए तो बारिश की वजह से नाटक बंद हो सकता है, पर शादी तो हो सकती है। किसकी शादी? और किसकी? मेरी और इसकी। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? आपके साथ इसकी शादी होगी? ये हमारे मकान मालिक हैं। हम लोगों को इनका 10 महीने का किराया देना बाकी है। इन्होंने कहा था कि अगर आज पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रूपा से शादी करेंगी। बाप होके झूठ नहीं कहूंगा, रूपा ने इनसे वादा किया था अगर आज ये किराए के पैसे नहीं देगी तो इस बुढ़े से शादी करेगी। अरे आप बेकार में इस मामले में क्यों कूद रहे हैं? जब सारी बातें हो चुकी है, ये लोग पैसे ही नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे? हाँ। 10 महीने का किराया कितना है? वही 800 रुपया करके हर महीने होने से 8,000 रुपए। जी हाँ, वही 8,000 रुपए। रसीद लाए हैं? हाँ लाया हूँ, अपने साथ ही लेके आया हूँ। वेरी गुड। हाँ, तो फिर उसे निकाल के 10 महीने का रसीद काटिए। बेटा तुम, आपको तो मैंने पहले ही कहा था, आपकी बेटी का अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ लीजिए ये उसी का इनाम है। इस तरह से मेरा अपमान करके इसे इनाम दे रहे हैं? हाँ, अब बदनाम होने से पहले दफा हो जाए। गिन लीजिए, 8,010 रुपए है। 10 रुपए किस बात के? हाँ, ये बारात लेकर आए हैं ना, तो बाहर चाय की दुकान से थोड़ी चाय वाय पी लेंगे। और इसके बाद भी अगर घर का भाड़ा बाकी हुआ तो फिर बारात लेके आइएगा। दफा हो जाइए। चलो चलो चलो। मैं कह रहा था कि वो शादी। Get out! अरे आप मुझे चाय पिलाने वाली थी? हाँ बेटा, मैं लाती हूँ। तो बेटा तुम तो स्कूल के हेडमास्टर हो, स्कूल में कोई चपरासी की नौकरी खाली नहीं है क्या? आप ऐसी तबीयत लेकर? तबीयत तो मेरी ठीक ही है बेटा, बस दिल टूट के चकनाचूर हो गया। एक नौकरी अगर मिल जाती तो थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे। ठीक है, मैं इसके भैया जैसा हूँ। अब जब आपके परिवार के साथ मैं जुड़ गया हूँ तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मतलब? जिंदगी में ऐसा मौका कभी मिलेगा? स्कूल के मास्टरों का पैसा लेकर बस स्टैंड से इतनी दूर तक वो पैदल चलकर आएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर अपने कुछ लोगों को वहाँ भेजकर अगर उसके बैग को छीन सकते हैं। आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं। स्कूल के रुपए चोरी करने के इल्जाम में उस मास्टर को स्कूल से निकालने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और सोचने का समय नहीं है, जो करना है जल्दी कीजिए।
जिनको भेजेंगे ध्यान रखिएगा कि वो इस गांव के ना हो। छोड़ो छोड़ो, अरे ये टीचर्स के पैसे हैं। छोड़ो, नहीं मैं नहीं दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। चुपचाप ये बैग दे दे, वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल चल, भाग भाग, चल चल भाग भाग। अरे अरे ओ भाई, अरे भाई सुनो। ये क्या? उन लड़कों को आपने देखा है? नहीं, इतनी आंधी तूफान में तो, लेकिन उन लड़कों को इस गांव में कभी देखा है ऐसा याद नहीं। तो फिर पुलिस को खबर दी है क्या? हाँ, थाने में डायरी करने के बाद ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। कल इतवार है, मैं परसों स्कूल की मीटिंग बुला रहा हूँ। कमेटी मेंबर के सामने जो कुछ हुआ है आप बताइएगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। तो फिर मैं चलता हूँ। उस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सी बात? अरे वही, तरुण के साथ टुकू की शादी की बात। तरुण के पिताजी जिस तरह से आपका मान सम्मान करते हैं, आप जो भी कहते हैं वो आपकी बात मानते हैं। स्कूल कमेटी के मेंबर भी उसी तरह मेरी बात को थोड़ा मानते हैं। मैं जो कुछ कहूंगा वो लोग उसे मान ही लेंगे। कल का दिन लेकिन बहुत ही अच्छा है। कल मैं रणवीर बाबू के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। टुकू को भी लेकर जा रहा हूं, आप भी रहिएगा वहां पे। कल आपने अगर जरा सी मेरी मदद कर दी ना, परसों की मीटिंग में मैं आपका मामला देख लूं। मैंने तो आपको पहले ही कहा है, अपने स्टूडेंट का भविष्य मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये जानकर भी? मेरी बर्बादी का मतलब तो चोरी की बदनामी अपने सर पर लेना, यही ना? बदनामी के साथ साथ स्कूल के रजिस्टर से आपका नाम भी कट सकता है। मेरा नाम आप परसों काटिएगा, लेकिन आपकी बेटी का नाम मैं आज ही काटता हूँ। मास्टर जी, आप ही तो उस दिन पापा से कह रहे थे कि जब आप पढ़ाने आते हैं मैं घर पर नहीं रहती। आज तो मैं घर पर ही हूँ, बिना पढ़ाए चले जा रहे हैं। तुम ऐसे वक्त में पढ़ना चाह रही हो जब तुम्हें पढ़ने का मन हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ाने की हालत में नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? अपने पापा से पूछ लेना। नहीं, मुझे आपसे ही सुनना है। आइए आइए मेरे साथ। अच्छा मास्टर जी, तरुण से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? टुकू, तुम्हें, तरुण को, दोनों को मैं पढ़ाता हूँ। बचपन से मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। तुम दोनों से ही मैं प्यार करता हूँ। तो फिर आपको ऐतराज क्यों है? तुम दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। वो बहुत शांत है और तुम बहुत चंचल। और फिर रुक क्यों गए? कुछ दिन पहले मुझे एक बात पता चली है। तरुण रूपा नाम की एक लड़की को, वही जो रामलीला के नाटक में सीता बनती है। तुम्हें कैसे पता? बिट्टू से पता चला। टुकू, बचपन से मैं तुम्हें देख रहा हूं। पढ़ाई लिखाई में शायद तुम्हारा मन ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दिल नहीं है ये नहीं मानता। जबरदस्ती किसी से कुछ छीन कर लेने में भले ही क्यों ना बहादुरी हो, लेकिन अपने आप को वंचित करके किसी और के लिए कुछ करने में जो खुशी है उसे तुम जरूर महसूस करती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने दिल से ये बात पूछ लेना, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? पापा के पावर से मिली हुई ये बहादुरी, या अपने आप को वंचित करके मिली खुशी? तो ठीक है, मैं चलता हूं। शायद तुमसे अब कभी मुलाकात ना हो। भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम खुश रहो, अच्छी रहो। कल आप तरुण के घर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कौन सा मुंह लेकर वो आएंगे? गांव में सभी को पता है कि उन्होंने स्कूल के पैसे चुराए हैं। असंभव, मास्टर साहब ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, वो गुंडे लोग आकर। रहने दो रहने दो, वो सब कल स्कूल में देखा जाएगा, मीटिंग में। अभी जिस काम के लिए मैं आया हूँ, उस काम को कर लिया जाए। हाँ वही ठीक होगा। मैं आप लोग से ये कह रहा था कि छोटे साहब की तो अभी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई करके जज बैरिस्टर बनेगा क्या? संभालेगा तो बाप का ही कारोबार। नहीं नहीं, अगर वो पढ़ना चाहता है। तू चुप रहे तो। तू मेरा इकलौता भाई है, इस उम्र में मैं तुझे ज्यादा दिन दुकान जाने ही नहीं दूंगी। मैं कह रहा था कि बुआ जी। नौकर है, नौकर की तरह रहे, इसलिए कहती हूँ नौकरों को छूट नहीं देनी चाहिए। और छूट देने के लिए जिसके पास तुम्हारी जैसी दीदी है। तुम चुप रहो। ए रघु, चुपचाप जाकर सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ। तो फिर आप लोगों की इजाजत लेकर शुभ काम शुरू किया जाए। हाँ हाँ, आप देर मत कीजिए। रणवीर बाबू, आज मैं शादी की बातचीत पक्की करके ही जाऊंगा। हाँ। टुकू एक अंगूठी लेकर आई है, इसे वो तरुण की उंगली में पहना देगी। टुकू, ये अंगूठी तरुण की उंगली में पहना दे। आज पूर्णिमा है, दिन भी अच्छा है। मैं कह रहा था कि शादी की बात हुई है, ठीक है, पर तरुण की मर्जी भी है। मैं तो चुप रहे तो भाई, अभी उसकी उम्र ही क्या है जो हम उससे उसकी मर्जी पूछेंगे? हम बड़े बुजुर्ग जो तय करेंगे वही होगा। जो सही समझो तुम लोग करो, मैं चलता हूँ। नहीं चाचा जी, आप चाहे या ना चाहे, पर इस वक्त तो आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कितनी उम्मीद लेकर आई हूँ। ये तुमने क्या किया? जो मुझे करना चाहिए था। इसका मतलब तू? आज कोई आम दिन नहीं है पापा, आज रक्षाबंधन का दिन है। तरुण को बचपन से ही मैं भाई के रूप में देखती आई हूँ, और आज उसके हाथ में राखी बांधकर हमेशा के लिए मैं उसकी बहन बनकर रहूंगी। छी छी छी, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसकी कीमत तो आपको मिल ही गई है बुआ। पापा ने जो आपको 10,000 रुपए दिए थे, वे आपको लौटाने नहीं पड़ेंगे। 10,000 रुपए? हाँ, मेरे साथ तरुण भैया की शादी करवाने के लिए इन्होंने दलाली के पैसे लिए थे। बिल्कुल नहीं, वो पैसे तुम्हारे पापा से मैंने अपने पति की दवाई खरीदने के लिए लिए थे। 10,000 की दवा? तो मेरे लिए खरीदी गई दवाई क्या तुमने या तुम्हारे बेटे बेटी ने खाई है? छी छी दीदी, जीजा जी की दवाई के लिए अगर पैसे की जरूरत थी तो मुझे बोल सकती थी तुम। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। और कितनी बार ये बात कहूं मैं, उस आंधी की रात को कुछ गुंडों ने मुझसे पैसे छीन लिए थे। अच्छा तपन जी, हर महीने आप जब शहर पैसे लेने के लिए जाते हैं तो 3 बजे तक लौट आते हैं, तो परसों इतनी देर क्यों हुई? इतने सालों से तो पैसा आप ही ला रहे हैं, मगर इतनी देरी तो कभी हुई नहीं। उस वक्त आप कहाँ थे? फिजूल की बातों को छोड़कर आप लोग मुझे जो कुछ भी सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सजा वो तो मिलेगी ही आपको, क्या? लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा पैसे है कहाँ। सारे पैसे इस बैग में हैं। हाँ, यही तो वो बैग है। ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे पापा के ड्रॉअर से। परसों तूफानी रात में अचानक देखा 4-5 कुछ गुंडे जैसे लड़के इस बैग को लेकर पापा के कमरे में गए। अरे काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बॉस, देख लीजिए माल। मास्टर जी तुझे पहचान तो नहीं पाए? अरे नहीं नहीं, 1 मिनट में हम लोग ये बैग लेकर चले आए, किसी को खबर तक नहीं हुई। ले मजे कर। दीजिए। हाँ। चलता हूँ भैया। बॉस ठीक है। पापा, मेरी खुशी के लिए आप गांव के कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे।
इसके बाद तो आप नहीं चाहेंगे कि मास्टर जी मुझे आगे पढ़ाए, और इसके लिए मुझे जरा भी दुख नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि गांव के बाकी लड़के लड़कियों को इनके जैसे ईमानदार मास्टर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मास्टर जी, परसों रात को सिर्फ 10 मिनट में आपने जो मुझे शिक्षा दी थी, उसी को ध्यान में रखकर मैं ये बाकी की जिंदगी बिता दूंगी। और आज इस 10 मिनट में बेटी होकर जो मैंने अपने पिता को शिक्षा दी है, पता नहीं गांव के माननीय एमएलए के जीवन में आगे काम आएगी या नहीं। अरे रहने दो। मीटिंग तो बुलाई गई है फैसले के लिए। अब किसका फैसला होगा रमन जी? आप सबसे मेरी एक विनती है, इस 4 दीवारी के अंदर आज जो कुछ भी हुआ, ये किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके आगे इसको लेके हम कोई भी बात नहीं करेंगे। स्कूल के सारे टीचर बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें तनख्वाह दे दीजिए। तो तनख्वाह कितनी देनी होगी? आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ, जो आपकी दुकान संभालेंगे उसे आप अपने हिसाब से तनख्वाह दीजिएगा, लेकिन जो आपका घर संभालेगी। घर संभालेगी मतलब? देखिए तो, क्या ये आपकी बहुरानी होने के लायक है? बहुत सुंदर है देखने में तो। सिर्फ देखने में सुंदर है, इसीलिए ऐसी एक लड़की को तू घर की बहू बनाएगा, जिसने कई रातें घर के बाहर गुजारी हैं। उसने रात पे रात बाहर गुजारी है, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद है। अपना सुख चैन सब कुर्बान करके उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है। मेरे परिवार को संभालने के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। जब वो आएगी तो घर की चाबियां किसके पास रहेंगी? अगर उसे लगेगा कि घर की चाबी तुम्हारे पास ही सेफ है, तो चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी। और अगर उसे लगेगा, इसका मतलब उसकी बात मानकर मुझे चलना पड़ेगा। बहू रानी आकर तुम्हारी सेवा करे, तुम ये नहीं चाहती? हाँ, ये तो चाहती हूँ। तो फिर देर क्यों? पंडित जी से कहकर एक शुभ मुहूर्त देखकर उसे शगुन देकर आते हैं। चलो। तो वो लोग हमें क्या देंगे? बारातियों के कपड़े, इसके अलावा नगद कितना देंगे? नगद क्यों? इस शादी में आपको दहेज देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की लक्ष्मी भेज रहे हैं मेरे घर में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों, बोलो दीदी। इन्हें तो रोक क्यों रहा है? अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। बहू रानी के अलावा मेरे घर में सब कुछ है, मुझे सिर्फ बहू रानी चाहिए। तो फिर बात पक्की हो गई, कल से आप इनकी दुकान संभालेंगे, और रूपा को कब जिम्मेदारी मिलेगी वो बात हम बाद में कर लेंगे। चलो दीदी। तुम लोग अभी जाओ, शादी करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके कई नियम होते हैं। मैं सब ठीक ठाक करके आती हूँ। रूपा, राम तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भी ना। तो फिर अब हम लोग चलें। नमस्ते नमस्ते। जाके ही गाड़ी भिजवा देना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मास्टर। हाँ, चलिए चलिए, नमस्ते। चलिए, नमस्ते। मेरे भाई को तो आप लोगों ने देखा, दिन भर बस दीदी दीदी करता है। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद उसके घर के नौकर रघु ने घर को पूरा नर्क बना के रख दिया था। मुझे जब भाई ने चिट्ठी लिखकर सारी बात बताई, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना घर छोड़कर सीधी उसके पास आ गई। आपकी बेटी कहाँ है? अंदर ही है। दिन तारीख तय होने से पहले मुझे उसको कुछ बातें बतानी जरूरी है। आप तो उस घर में सबसे बड़ी हैं दीदी, आप जैसा कहेंगी वो वैसा ही करेगी। वो जो मास्टर आया था ना, देख के लगता है कि उसने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। आप लोगों को नहीं पता है कि वो कितना बड़ा कमीना है। उसकी वजह से तो बस शादी टूटने ही वाली थी। आपकी बेटी नाटक करती है
इसलिए वो और घर का नौकर रघु, उन्होंने मेरे भाई को समझाया था जो लोग नाटक करते हैं उनका चरित्र सही नहीं होता है। दरअसल हमारे इलाके के एमएलए की बेटी टुकू को वो पढ़ाता है और वो एमएलए उनके स्कूल के सेक्रेटरी भी हैं। एमएलए को खुश करने के लिए वो चाहता था कि तरुण के साथ टुकू की शादी हो और इसलिए एमएलए से उसने और हरामजादे रघु ने बहुत सारा पैसा भी लिया था। गांव में जाकर देखिएगा, अपना नाम बनाने के लिए बैग खोलकर कैसे पैसे उड़ाता है। मास्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं बताइए तो? मैं जब तक जिंदा हूँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी रूपा थोड़ी जिद्दी है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। आपके घर में पूजा का कमरा कहाँ है? दरअसल हमारे घर में पूजा के लिए कोई अलग सा कमरा नहीं है, वही वो सोने के कमरे में एक तरफ। चलिए उस कमरे में चलते हैं। भगवान की दया से ही जब रिश्ता जुड़ रहा है तो भगवान के सामने ही। हाँ ये आइए। सब पर दया करो माँ, परिवार का मंगल करो। आप लोगों की लक्ष्मी प्रतिमा तो बहुत जागृत लग रही है। जब मैं प्रणाम कर रही थी तब मुझे लगा कि मेरे शरीर के अंदर से एक विद्युत तरंग बह रही है। ये मूर्ति इस वंश में लगभग 300 सालों से है। सदियों से इस मूर्ति की पूजा होती चली आ रही है। ओह, तो ये बात है। दरअसल मैं थोड़ी सी धार्मिक हूँ। भगवान को प्रणाम करके ही समझ जाती हूँ कौन से भगवान में प्राण है और कौन से भगवान निष्प्राण। तुम मेरे पास आओ तो बेटी, आओ। आप भी आइए। लो, अपने कुल की जागृत माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने अपने पिताजी के सर पर हाथ रखकर कहो, मैं उस घर में तुमसे जो भी करने को कहूंगी, जैसा भी करने के लिए कहूंगी, तुम मेरी बातों के अलावा और किसी की बात नहीं सुनोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी, लेकिन पापा की कसम नहीं खा सकती। अभी तक तुम उस घर की बहू नहीं बनी हो और मेरे सामने मुझे ना कह रही हो, तब तो मुझे ये सारी बातें अपने भाई को बतानी पड़ेंगी। बेटी, देख बेटी, इनकी बात मान ले बेटी। मेरे सर पे हाथ रख के ये जो करने के लिए कह रही हैं, वो मान ले। लेकिन पापा, आपकी कसम खा लेने के बाद भी अगर मुझसे सच में कोई गलती हो गई तो? गलती तुम नहीं करोगी। गलती करने से पहले ही तुम्हें याद आएगा कि ये गलती तुम्हारे पापा को बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन पापा, ये तो अच्छी बात है बेटी। मेरे नुकसान के डर से तो कभी भी इनकी बातों को अनसुना नहीं करेगी। ये तेरी भलाई के लिए है बेटी। चल कहिए, इसे क्या कहना है? कहो। भगवान के सामने पिताजी के सर पर हाथ रखकर कह रही हूँ, उस परिवार में जाकर बुआ जी मुझे जो करने के लिए कहेंगी मैं वही करूँगी। क्या हुआ? बोल। भगवान के सामने पापा के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, उस घर में जाकर बुआ जी मुझसे जो कहेंगी मैं वही करूँगी। अरे डिग्गी खोलो।
आइए आइए आइए। तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है। यही है वो नागिन, एमएलए की बेटी टुकू। देखो, आते ही आते तीनों एक साथ हो गए। जाओ, अब कमरे में जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लो। आओ बेटी, सदा सुखी रहो। जीती रहो। अरे बस बस बस, रहने दो। नहीं, ये आप क्या कर रही है बहू रानी? ये तुम अभी क्या कर रही थी? घर के नौकर के पैर छूकर तुम प्रणाम कर रही थी। रघु चाचा, तरुण, रूपा इस घर में पहली बार आई है। उसे पता नहीं है कि इसको कितना सम्मान देना चाहिए। ये बात तो तुम्हें ही उसे बतानी पड़ेगी। तुम उसे साफ साफ ये समझा दो कि इस घर में सबसे पहले किसके पैर छूने हैं। बहुरानी, तुम इस बूढ़े नौकर के पैर को मत छुओ। मास्टर अपने छात्र को कुछ भी सिखा सकता है, लेकिन मैं तो अपने खानदान की बहू को ऐसे ही किसी के सामने सर नहीं झुकाने दूंगी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है बहू रानी। बचपन में मैंने छोटे साहब को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गलती से वो मेरे पैर छू सकते हैं, लेकिन आप ये गलती क्यों कर रही हैं? जाओ, बेकार की बातें यहाँ ना करके रसोई घर में जाओ। तुमने मुझे बगैर पहचाने ही प्रणाम किया। तुमने प्रणाम किया क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी की तरह सोफे में बैठा था, इसलिए। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो एक बार और प्रणाम करोगी। मैं तुम्हारी इस प्यारी सी भोली सास का नालायक पति हूँ। अपनी जगह पर जाके बैठो तो। सुनो बहुरानी, तुमने हम सबको प्रणाम करके कितना पुण्य कमाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा पाप कमाया है उस बूढ़े इंसान का पाँव ना छूकर। नौकर के पाँव छूकर इसे पुण्य नहीं कमाना होगा। तुम्हारा छोटा भाई, मतलब इस घर का मालिक, रोज जिसको प्रणाम करता है। मेरा भाई भी रघु को प्रणाम करता है? हाँ, करता हूँ। कहाँ? मैंने तो तुझे रघु के पैर छूकर प्रणाम करते नहीं देखा। गंगा स्नान करते वक्त देखोगी, हजार हजार लोग हाथ जोड़कर सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। सूरज को प्रणाम करने के लिए क्या सूरज के पैर छूने पड़ते हैं? कहाँ सूरज और कहाँ रघु? तुम्हारे लिए रघु नौकर होगा, लेकिन मेरे लिए पिता के समान है। क्या कह रहा है तू नई बहू के सामने? जो सच है वही कह रहा हूँ। बहुरानी आज पहली बार इस घर में आई है, नहीं तो मैं उससे कहता कि तुम्हें अपने पति के कमरे में घुसने की अनुमति तभी मिलेगी जब इस घर का वो बूढ़ा नौकर तुम्हें माफ करके तुम्हें तुम्हारे पति के कमरे में घुसने की अनुमति दे देगा। छी छी छी, उसके आते ही तूने उसका इतना बड़ा अपमान किया। बहस मत करो दीदी। बारूद के ढेर में खड़े रहकर मैं दिवाली नहीं मनाना चाहता दीदी। जब इस परिवार की जिम्मेदारी मैं बिना सोचे तुम्हें दे सकता हूँ, तो फिर बहुरानी की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें देता हूँ। चलो बहुरानी, आओ तरुण।
तुम्हें एक बात बताऊं रणवीर, कहिए ना। अगर बेटा बाप से जिद करे, उसके हाथ में बंदूक देने से पहले बंदूक से गोली निकाल कर देख लेना जरूरी है। नहीं तो बंदूक हाथ में आते ही देखना होगा कि बाप की तरफ ही बंदूक न तान ले। लेकिन बहू रानी को देखकर पता लगा कि वो काफी बुद्धिमान है। लगता है हम लोगों को बहुत जल्द अपने घर वापस जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोग क्यों जाएंगे? क्यों मतलब? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं इतना भी नहीं जान सकती कि टुक्कू से तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो हमारे एमएलए की बेटी है, मेरी बचपन की दोस्त। क्या वो रोज इस घर में आती है? हाँ, मास्टर जी आते वक्त उसे साथ लेकर आते हैं। हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। दरअसल हमारे इलाके के एमएलए की बेटी टुकू को वो पढ़ाता है। एमएलए को खुश करने के लिए वो चाहता था कि तरुण के साथ टुकू की शादी हो। क्या हुआ? हाँ? गहरे सोच में पड़ गई ऐसा लग रहा है। सुनिए, मैं आपको सीधे सीधे कह देती हूँ, टुक्कू इस घर में नहीं आ सकती। है? ये क्या कह रही हो तुम? मास्टर जी खुद उसे लेकर आते हैं। अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और ऊपर से उसे बहुत बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? तुम तरुण के पापा से साफ साफ कहना कि बेटी की शादी में बहुत सारी उधारी हो गई थी। सुनार बार बार टोक रहा था, इसलिए आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मैं हर महीने 500 रुपए करके चुका दूंगा। अगर वो गुस्सा हो गए तो? लेकिन इसमें बहू रानी गुस्सा क्यों करेगी? लेकिन देखिए मुकुंद बाबू, सच कहूँ तो जब से आपने मेरी इस दुकान की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद आपके अच्छे बर्ताव के कारण मेरी दुकान के ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। इसीलिए तो मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। तो फिर अपने घर के इस्तेमाल के लिए एक साबुन और नमक का अगर दाम देंगे तो? मैं क्यों ना दूं, बताइए। क्या मैं आपकी दुकान में मुफ्त में काम कर रहा हूँ? ज्यादा बहस मत कीजिए, तो दीजिए, जो भी पैसे हैं दीजिए। हाँ, दे रहा हूँ। और देखिए मुकुंद बाबू, मैं कल से रोज दुकान पर पैसे लेने नहीं आऊंगा। आप पूरे हफ्ते का हिसाब इस खाते में लिख कर रखिएगा। मैं हर शनिवार को आकर हिसाब मिलाकर पैसे ले जाऊंगा। हाँ। आज से मेरी दुकान की सारी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। और मेरी सारी जिम्मेदारी लेगी आपकी बेटी। लेकिन मैं क्यों पापा जी? बुआ जी के होते हुए। दीदी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन ये परिवार दीदी का नहीं, ये परिवार तुम्हारा है। आज अगर तरुण की माँ जिंदा रहती तो तुम्हें कितना प्यार करती, कितना ख्याल रखती। क्यों? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जानती हूँ आप रोज रघु चाचा से मेरे बारे में पूछते हैं, मैंने ठीक से खाना खाया है या नहीं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। और रघु चाचा भी वैसे ही हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देते। मास्टर जी कह रहे थे कि तुम राम जी के वनवास वाले नाटक में बहुत अच्छा गाती हो, और वही गाना सुनकर तरुण। क्यों, मुझे भी सुनाओ ना वो गाना। मैं गाती हूँ, लेकिन रामायण का कोई गाना आपको नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि सीता तो सिर्फ दुख के गाने गाती है। आपने तो मेरा जीवन खुशियों से भर दिया है। तब तुम कोई दूसरा गाना गाओ, खुशी का गाना गाओ। सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन। सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन। दुख से ना घबराऊंगी अब, सुख से कटेगा जीवन। सुख के सागर में
जो भी मिला मुझे मिला आपसे, और कुछ भी ना चाहे मुझे। जो भी मिला मुझे मिला आपसे, और कुछ भी ना चाहे मुझे। सेवा आपकी करती रहूं ऐसे ही सारा जीवन। दुख से ना घबराऊंगी अब, सुख से कटेगा जीवन। सुख के सागर में डूब के आज खुशियों से भरा ये जीवन। दुख से ना घबराऊंगी अब, सुख से कटेगा जीवन। सुख के सागर में